नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में मार्क्सवाद विचारधारा जो था हमारा जो टॉपिक यूनिट है वो आज ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से, और हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो। चलिए शुरू करते हैं। हम सिद्धांत को कंटिन्यू कर रहे थे। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्गहीन व राज्य विहीन समाज, यानी कि ऐसा राज्य जहाँ ना कोई वर्ग होगा, ठीक है, ना कोई राज्य। जब समाज के सभी लोग एक स्तर पर आ जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज के लिए सर्वाधिक कार्य करेगा, यानी सबसे अच्छे काम करेगा, और बदले में अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को स्वतंत्रतापूर्वक यानी पूरी आज़ादी से पूरा कर पाएगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होगी तथा वह अपनी योग्यता अनुसार समाज को सहयोग देगा। लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं। लेकिन देखो भाई, जब पूंजीवाद पूर्णतः विनिष्ट हो जाएगा यानी कि समाप्त हो जाएगा तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा सर्वहारा वर्ग के साथ। यानी जब पूंजीवाद नहीं होगा तो वो भी नहीं होगा, यानी कि कोई ना कोई तो मैं अमीर गरीब तो होगा ही होगा। अगर एक वर्ग ख़त्म हो गया तो दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अमीर और गरीब दोनों एक दूसरे के साथ अटैच ही रहते हैं। इस प्रकार एक वर्ग विहीन समाज के स्थापित हो जाएगा। परंतु अनुभव ये बताता है कि समाजवादी देशों में भी राज्य समाप्त होने के स्थान पर पहले की अपेक्षा और अधिक स्थायी होते जा रहे हैं। उनके स्वयं समाप्त होने की संभावना भी नहीं है, जैसे कि रूस चीन अपनी सीमा का विवाद ना कर पाए, ठीक है। और नए नए यहाँ पर पूंजीवाद वाले जो बंदे हैं वो भी आ रहे हैं, यानी अमीर जो लोग हैं वो भी ताकतवर होके आ रहे हैं। और इनकी जो सीमाएं अगर ये होता, ये संतुष्ट होते तो अपना समाज क्यों बढ़ाएं। अपनी जितनी बॉर्डर लाइन वही संतुष्ट हो सकते हैं ना। तो आज भी इनके मनमुटाव ख़त्म नहीं हुए। इन साम्यवादी राज्यों में सुरक्षा तथा पुलिस अधिकारी अपनी मनमानी के लिए काफ़ी बदनाम हैं। स्टालिन ने कहा था कि समाजवादी राज्य एक नए प्रकार का राज्य है और इसलिए इसकी समाप्ति का प्रश्न नहीं उठता, जो कि गलत है, क्योंकि सोवियत संघ यूएसएसआर की समाप्ति हुई थी 1991 में, समझ रहे हो। और ये अकेला नहीं था, कई सारे थे। अब अगला है 4 पॉइंट है हमारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार जब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कोलिन यानी अमीर और साधारण व्यक्ति निरंतर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहते हैं और संघर्ष जारी रहता है, यानी अमीर गरीब के बीच में झगड़े होते ही रहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि आधुनिक काल में पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, यानी अमीर वर्ग खत्म हो जाएगा और श्रमिक वर्ग आएगा, ये सारी चीज़ें। अब इसकी आलोचना ये उसी वाले पॉइंट से अटैच है जो राज्य वर्गहीनता वैसा ही है। मार्क्स का दृष्टिकोण गलत है, क्योंकि सामाजिक जीवन का आधार संघर्ष है। वास्तव में सामाजिक जीवन का आधार सहयोग है। सामाजिक जीवन का जो आधार संघर्ष यानी लाइफ टू स्टेप बाय स्टेप संघर्ष तो मिलता ही है, और वास्तव में सामाजिक जीवन का आधार सहयोग है। अगर समाज अच्छा बनाना है तो एक दूसरे का सहयोग करो, संघर्ष से कुछ नहीं हो सकता। मार्क्स ने घोषणा की है कि छोटे छोटे पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये पूंजीपति विकसित हुए हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अमीर वर्ग भारत से निकल रहे हैं, जो बिलियनर बन रहे हैं वो भारत के निकल रहे हैं ज़्यादातर। कहने का मतलब ये है कि पूंजीवाद ख़त्म थोड़ी हो रहा है, वो तो आ रहा ही है। हर गरीब आदमी, हर श्रमिक वर्ग यही तो चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, वो भी तो पूंजीवाद विचारधारा से प्रभावित हो ही रहा है। मार्क्स ने कहा था कि दो विरोधी वर्गों के बीच कोई समझौता या मेल संभव नहीं होगा आधुनिक युग में, लेकिन आधुनिक युग में दो वर्गों के बीच में एक महत्वपूर्ण तथा विशाल मध्य वर्ग विद्यमान है, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, जो ज़्यादा अमीर भी नहीं है, जो ज़्यादा गरीब भी नहीं है। ये अपने अमीर जो व्यक्ति जो बॉस होते हैं उनका सब कहना वहना मानते हैं और खुश भी रहते हैं अपने काम से। अब है हमारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, एक्स्ट्रा मनी का। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की विवेचना की है। वस्तु के मूल्य का निर्धारण श्रम से होता है। कहने का मतलब है जैसी वेजेस लगी है वैसा पैसा हो, यानी कि जैसी मजदूरी होगी वही कीमत उस वस्तु की होगी। कब इस बात से सहमत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते भाई। जो उस वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है, जिस वस्तु पर अधिक श्रम लगता है उसका मूल्य अधिक हो।
और जिस वस्तु के उत्पादन में कम श्रम लगता है उसका मूल्य कम हो सकता है कि कोई ऐसा पदार्थ हो जिसकी खोज या उसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन उस पर काम करना जो होता है बहुत ही क्या है, आसान है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी जो प्राइस है वो बहुत कम हो, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत महंगा है लेकिन जो काम उसके ऊपर हो रहा है वो सस्ता है। तो ये दिक्कत है ना। मार्कस का विचार है कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य वह होता है जो उस पर व्यय किए गए श्रम के बराबर होती है, किंतु जब वह वस्तु बाजार में बिकती है तो वह ऊंचा मूल्य पाती है। तो इस बात का वो क्या करते हैं, समर्थन नहीं करते, हटाओ। क्या जैसी वेजेस लगी है वैसी वस्तु की कीमत होनी चाहिए, जो कि ये गलत बात है क्योंकि इसकी आलोचना भी होगी, देख लेना अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में। पूंजीपति वर्ग वस्तु के बाजार मूल्य व वास्तविक मूल्य को स्वयं हड़प लेता है, यानी कि टोल टैक्स के रूप में खा जाता है। यानी जो भी एक्स्ट्रा मनी होता है ना, वो कौन खा जाता है, अमीर आदमी खाता है बीच में पैसा। जो धन पूंजीपति द्वारा अपने दास रख लिया जाता है वही धन अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना। मार्कस ने उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम को माना है, जबकि यह सर्वाधिक है, यानी कि सराहनीय है कि अतिरिक्त भूमि पूंजी संगठन व उद्यम की महत्वपूर्ण साधन है। उत्पादित वस्तु द्वारा प्राप्त लाभ को इन सभी साधनों पर वितरित करना ही युक्ति संगत दिखा देता है, ठीक है। अब देखो, आप खुद देखो, किसी को अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है तो संसाधनों का यूज़ होगा ही होगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कभी कभी हम बिचौलियों का भी सहारा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी वस्तु की डिमांड भी ज़्यादा हो, जल्दी से बिक भी जाए और ऊंचे दाम पे भी बिके। और ऊंचे दाम पे बेचने के लिए कभी कभी हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है, और वो एक्स्ट्रा पैसा बीच में बंदा खा जाता है, जिसे हम बिचौलिया कह देते हैं। ओके, बड़ी बड़ी फर्म भी हो सकती है, उद्योगपति भी हो सकते हैं बड़े बड़े। तब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ख़राब है, भाई उन्होंने भी तो मेहनत करी है। ये सारी चीज़ें। मार्कस केवल शारीरिक श्रम को महत्व देते हैं, मानसिक श्रम को नहीं। भाई एक बिचौलिया जो होता है वो दिमाग भी तो चला के काम करवाता है, एडवर्टाइजिंग होती है, अलग अलग चीज़ें। जो ये बिचौलिए भी नहीं है तो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, एक तरह से वस्तु का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फ्री में काम करेंगे, वो भी तो पैसे लेंगे भाई, तो ये भी ठीक है। पूंजीपति अतिरिक्त का प्रयोग ना मशीन लाने में, यानी अतिरिक्त मूल्य का प्रयोग, यहाँ पे मूल्य लिखा था, यहाँ पे लिख लेना भाई जब नोट बनाओ। अतिरिक्त मूल्य का प्रयोग ना मशीन लाने व अन्य संसाधनों के उपयोग में करता है, किंतु वह यह भी कहते हैं कि ना मशीनें व कच्चे माल के से अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता, यह तो श्रमिक के श्रम से प्राप्त होता है। दोनों विचार परस्पर क्या हैं, विरोधी हैं, क्योंकि समर्थन नहीं। क्योंकि देखो, जब आप कोई वस्तु बना दोगे, अगर उसे कोई खरीदने वाला ना हो या उसकी डिमांड ना बढ़ाई जाए, सेल्स ना बढ़ाई जाए, तो कैसे उस वस्तु की कोई प्राइस तय होगी। तो इसको बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा पे तो करना ही पड़ता है। ओके, सर्वहारा वर्ग की अधिनायकवाद। मार्कस का कहना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर्निहित यानी अंडरलाइंग यानी आधारभूत बुनियादी विरोध स्वभाव के कारण पूंजीपति वर्ग में संघर्ष होना आम बात है। यानी कि देखो, सारे जो सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं वो अमीर गरीब के कलेश को लेके है। इस वर्ग संघर्ष में श्रमिक वर्ग संगठित होकर पूंजीपति वर्ग पर भरपूर प्रहार करेगा और रक्त क्रांति द्वारा पूंजीवाद का सरल रूप से नष्ट करने के उद्देश्य से अधिनायकवाद का प्रयोग होगा, यानी सर्वसत्तावाद, यानी कि श्रमिक वर्ग की सत्ता आएगी। मार्क्सवाद एक ही तरफ भाग रहे हैं, उनका सीधा सा मतलब है पूंजीवाद वालों को मारो, सीधा समझ लो। अधिनायकवाद की विशेषताएं। मार्कस के अनुसार पूंजीवादी समाज में अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग बहुसंख्यक श्रमिकों पर शासन करता है, जबकि श्रमिकों की तानाशाही में बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग अल्पसंख्यक पूंजीपतियों पर शासन करेगा, और इस प्रकार यह पूंजीवादी शासन की तुलना में अधिक लोकतंत्र होगा। और यही सारी बातें जो हैं आने वाले 2, 3 और 4 सभी में यही बात लिखी है, सिंपल सी। अमीर गरीब की लड़ाई, चेंजेस बदलते जा रहे हैं, ये इनकी विशेषताओं में। तो आप इसको रीडिंग करना, आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा।
हम पढ़ रहे हैं सीधा मार्क्सवाद के महत्व, क्योंकि लास्ट वाले पॉइंट में सिर्फ अमीर गरीब के नाम बदल रखे, तानाशाही हो जाएंगी, फिर उनको लड़ाई होगी, फिर उस शम आ जाएगा, बस और कोई चीज़ नहीं। हम अपना मार्क्सवाद पढ़ते हैं। वैज्ञानिक दर्शन। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्स के संपूर्ण समाजवादी सिद्धांत में वैज्ञानिक आधार देने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया है। साइंटिफिक तरीका नहीं है, समाज सब इक्वल हो, सब एक बराबर। सैद्धांतिकता की अपेक्षा व्यवहारिकता पर बल दिया है। मार्क्सवाद लोकप्रियता का प्रमुख कारण उनका व्यवहारिक होना है। इसकी पूर्ण अनेक मान्यताओं को रूस और चीन में प्रयोग में लाया गया, जिसमें पूर्ण सफलता भी मिली। यानी कि सब क्या है, इक्वल है, किसी साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। श्रमिक वर्ग की स्थिति को अच्छा बनाना, यानी जो मजदूर वर्ग है। मार्क्सवादी की सबसे बड़ी देन यह है कि वह श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म देता है। उनकी स्थिति में सुधार करना। मार्क्स ने नारा दिया कि विश्व के मजदूर को एक हो जाएं तो तुम्हारे पास खाने के लिए केवल जंजीर है और विजय प्राप्त करने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। ये कह रहा है, अगर सारे मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे तो पूंजीवाद वालों के पास सिर्फ जंजीर बचेगी खाने के लिए और कुछ नहीं, और ये जो श्रमिक वर्ग है विजय प्राप्त करने के लिए समस्त विश्व पड़ा है। ये सारी ठीक है, हमें इस चीज़ के पीछे नहीं भागना, हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आराम से खाएंगे पिएंगे, जो भागते रहते हैं वो जंजीर खाएंगे बस। पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों पर प्रकाश डाला जाता है। श्रमिक वर्ग का शोषण करना, अमीर वर्ग गरीब में अंतर करना, असमानता, ये सारी चीज़ें। समानता पर बल दिया है तथा वर्गहीन समाज के द्वारा। ये सिंपल से पॉइंट्स हैं, आप इनकी और एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, और जितने आपने पॉइंट्स पढ़े हैं उसके अंदर से और 2-4 पॉइंट्स निकाल के यहाँ पर और अपने अच्छे नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अभी हमारा मार्क्सवाद की आलोचना। हिंसा द्वारा सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करता है। वो कहता है मजदूर आक्रमण करेंगे, क्रांति करेंगे, जो कि ये ठीक नहीं है। मजदूरों की तानाशाही समाज विकास के लिए ठीक नहीं है। कहा था ना कि मजदूर लोग आएंगे और सर्वसत्ता अपनाएंगे, तानाशाही करेंगे, ये ठीक नहीं। लोकतंत्र का विरोधी है, ये भी ठीक नहीं है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत गलत है, क्योंकि प्रोडक्शन बनाने के लिए हमेशा हमें किसी तीसरे व्यक्ति को थोड़ा पे करना ही पड़ता है। ठीक है, वो ठीक भी है। खुद आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, हम वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, इससे किसको फ़ायदा मिल रहा है? आपको देखने को फ़ायदा मिल रहा है, और यूट्यूब पे वीडियो चल रही तो यूट्यूब को भी फ़ायदा हो रहा है, और ये हमें भी हो रहा है, सभी को हो रहा है फ़ायदा। ठीक है, इसमें कोई पक्ष जो है ज़्यादा अमीर हो रहा है, वो अमीर वो हो रहा है जिसने यूट्यूब बनाया है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। ठीक है, लेकिन हमको मिला तो रहा है, तो इसमें गलत क्या है कि कोई एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मार्क्सवाद का उद्देश्य अस्पष्ट प्रतीत होता है। मार्क्सवाद एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन हो। इसका व्यवहारिक हल मार्क्सवाद में आस्था रखने वाले देशों के पास भी नहीं है। यानी कोई सटीक आंसर इन्होंने दिया नहीं है वर्ग और राज्य विहीन समाज की। कोई बता ही नहीं पाएगा कि राज्य कहाँ तक है, क्योंकि उसकी एक सीमा भी तो हो। उदाहरण, चीन साम्यवादी देश में श्रमिक वर्ग की तानाशाही विद्यमान है, लेकिन वह अन्य वर्ग भी महत्वपूर्ण है। यानी कि वहाँ पर पूंजीवादी जो बड़े बड़े वर्ग हैं वो भी स्थापित हो रहे हैं, सरकार भी स्थापित हो रही है, तो एक तानाशाही जिसकी इम्पोर्टेंस गरीब लोगों से ज़्यादा है। और चाइना में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं। तो बस ये रहा, अंत है। मार्क्सवाद एक विचारधारा के रूप में अपनी श्रेष्ठता निश्चितता खो चुका है, लेकिन पूरी तरह से बेकार नहीं है। जब तक शोषण रहेगा, लोगों का दमन और उत्पीड़न होता रहेगा, मार्क्सवाद प्रासंगिक बना रहेगा। मार्क्सवाद शोषित और उत्पीड़न के दर्शन के रूप में उनकी मुक्ति के लिए जनता को प्रेरित करता रहेगा। इसलिए इसकी पराजय और अप्रासंगिकता का प्रश्न नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप वर्तमान एग्जाम्पल ही देख सकते हो, जैसे चाइना में पूंजीवाद है, जो पैसा देगा उसी को सेवा मिलेंगी। लेकिन चाइना नहीं, अमेरिका ही एग्जाम्पल है। चाहे कुछ भी देखो, वैक्सीन है, अमेरिका में क्या चलता है कि जिसके पास पैसा है उसे दवाई वगैरह ये सब मिलेगी, पूंजीवाद ज़्यादा चलता है वहाँ पर। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या करा है कि वहाँ के सभी नागरिकों को वैक्सीन वो भी फ्री में दिए जाएंगी। पूंजीवादी देश में साम्यवाद की विचारधारा, समझ रहे हो ना?
सभी को फ्री में दी जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, मार्क्सवाद पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। जब जब शोषण या ऐसी स्थिति आएगी कि जीवित होकर वापस आएगा, तो इसके ख़त्म होने की बात ही नहीं होती। और अपने देश में भी देख लो, बुनियादी चीज़ें ये सब फ्री मिलनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ये मार्क्सवाद भाई जितना मेन पॉइंट्स होता था वो सब ख़त्म हो चुका है। अब रूढ़िवाद पढ़ेंगे हम अगले क्लास में, अगले यूनिट। ओके, बाय।